Okay, hello, good morning to all my medical students. How's you doing? How's the study going? And you too. So, all good? Okay, so today we are going to start from cloning vectors. अभी तक प्रीवियस क्लास में हमने कैसे देखा था कि कैसे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे बाय यूजिंग ऑफ विच जेल, एगरोज जेल के मीडियम में। फिर स्टेनिंग के लिए क्या कर रहे थे हम, इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ कर रहे थे। देन आपके इथीडियम ब्रोमाइड के साथ विजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ कर रहे थे। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं क्या, क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर क्या होगा, मतलब वैसा कोई वेक्टर आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, क्लोन्स को बना रहा है, मतलब कि हमारे डीएनए की कॉपी को सिंथेसिस कर रहा होगा। तो देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा ही था ऑलरेडी, तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं और जो बैक्टीरिया फेजेस होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे बैक्टीरिया सेल्स के अंदर बिना किसी क्रोमोसोमल डीएनए के मतलब इन्फ्लुएंस से। मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए उसे कंट्रोल नहीं करती है रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस के पास क्या होता है, नंबर पर सेल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हाई कॉपी नंबर्स बन सकते हैं हमारे जीनोम के बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। और कुछ प्लाज्मिड्स जो होते हैं हमारे, उसमें एक या दो ही कॉपीज बन पाते हैं, और कुछ में 15 to 100 कॉपीज पर सेल इजीली बन सकते हैं। तो हमारे ये जो नंबर्स है हायर भी जा सकते हैं। तो अगर हम इसको लिंक कर पाए एलियन पीस, मतलब एक डीएनए के एलियन पीस से, मतलब जो कि हमें सिंथेसिस करना है किसके साथ, बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के डीएनए को, तो हम देखेंगे कि वो क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है इक्वल नंबर जो कॉपी नंबर हमारे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस की निकलती है। तो वेक्टर्स जो यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये इजिली हमारे फॉरेन डीएनए को क्या कर लेती है, लिंक कर लेती है, और एक हमारा सिलेक्शन हो जाता है रिकॉम्बिनेंट हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो कुछ हमारे फीचर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, क्लोनिंग के लिए। एक वेक्टर में उसको क्लोन कराना है तो उसके लिए कुछ हमारे फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लुक इन दैट फीचर्स, वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहला होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू हो, मतलब डीएनए की कॉपिंग करानी है तो वो ओरिजिन कौन सी हो, मतलब कहाँ से वो शुरू हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, तो ये जो सीक्वेंस होती है जहाँ से हमारे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू होते हैं, और ये डीएनए का कोई जो पीस होता है जो लिंक होता है इस सीक्वेंस से, और वो हमारा क्या करता है, रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के अंदर। ये सीक्वेंस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नंबर ऑफ कॉपीज को कंट्रोल करने में, हमारे जो डीएनए से लिंक्ड होते हैं। इसलिए अगर कोई चाहे कि वो उसको रिकवर कर ले, जो बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ कॉपीज बन गए जो कि हमारे टारगेट डीएनए से हमने निकाला, तो हम इसको इजीली क्लोन कर सकते हैं और हाई नंबर ऑफ कॉपीज भी बना सकते हैं इजीली। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का वर्क हो गया, मतलब कि जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगी, शुरू होगी। तो अच्छा एक बात बताइए, फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए कौन सा आएगा, कोई एंजाइम आएगी, डीएनए पॉलीमरेज आती है। जैसे इको R1 में जैसे कुछ सीक्वेंस जो होते हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे इशरेशिया कोलाई जो RY13 होती है, तो वहाँ पे जो सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, तो GAATTC से, और यहाँ पे स्टिकी G और A कट्स लगते हैं, मतलब एंड में जब प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद BAM H1 जो हमारे बैसिलस, ये क्या कहते हैं, अमाइलो क्यूफेटा में, तुम्हारे क्यूफेशियंस में, तो इसमें भी आपका GGATTTCC ऐसे करके है। ठीक है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी, यू कैन गेट दैट कि कौन से बैक्टीरिया में कौन सा सीक्वेंस कट होता है और कब ये स्टिकी एंड्स निकलते हैं या फिर ब्लंट एंड्स निकलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स का क्या काम होता है, तो जैसे ORI जो हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसी के साथ जो हमारे वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर को एक सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत होती है जो कि उसको मदद करती है कि हम आइडेंटिफाई करें, पहचानें और एलिमिनेट करें जो नॉन ट्रांसफॉर्म्स है सॉरी, जो आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसकी वजह से जो हमारे डीएनए का पीस को क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरियम में। इसको आप फर्दर और आगे भी पढ़ोगे, जानोगे। तो नॉर्मली जो जीन्स होते हैं ना,
वो इनकोड करते हैं किसके लिए, रेसिस्टेंस कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, तो ये सारे ड्रग्स को भी बनाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। तो जो कि हमारा काफ़ी मतलब यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स हमारे इकोलाई में पाया जाता है। तो नॉर्मल जो इकोलाई होती है ऐसा कोई रेसिस्टेंस को कैरी नहीं करती है इस एंटीबायोटिक्स में, लेकिन जैसे ही सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ किया जाता है तो इट कैन डू। तो सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है, तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करती है, तो हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ही जो वेक्टर को जहाँ से आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब जिसको ट्रांसफर नहीं करना है आगे चल करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता है। फिर क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे इकोलाई का आपका क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 का दिया हुआ है। चलो क्लोनिंग साइट्स दे दो, तो इसको जब हम लिंक करते हैं एलियन DNA से, तो जो वेक्टर होती है इसमें बहुत ही कम मतलब हमारे रिकग्निशन साइट्स को पहचान पाती है। और कॉमनली यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ होते हैं। और इसमें हमारा प्रेजेंस हो सकता है मोर देन वन रिकग्निशन साइट्स का भी एक वेक्टर के अंदर, जो कि जनरेट करती है सेवरल फ्रेगमेंट्स, और वो बाद में चल के क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेट कर जाती है जीन क्लोनिंग के थ्रू। और जो इसमें जो आपके लाइगेशन हो जाती है, मतलब एलियन DNA जो बाहर के DNA थे उसकी क्या हो जाती है, लाइगेशन हो जाती है। जब उसका काम हो जाता है और वो कहाँ पहुँच जाती है, रेस्ट्रिक्शन साइट पे, और दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स हमारे बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं फॉरेन DNA लाइगेज का, और हेलिकेज मतलब क्या होता है, अनवाइंडिंग, लाइगेज मतलब ज्वाइनिंग, मतलब DNA को हम जोड़ सकते हैं कहाँ पे, BAM-H1 पोजिशन पे, जो कि हमारा किसके पास साइट होता है, इसका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन्स के पास होता है, जो कि हमारा वेक्टर कौन सा है, PBR 322। तो इसमें आपके जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होते हैं वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस को खो देते हैं क्योंकि उसमें फॉरेन DNA का इंसर्शन होने के वजह से, बट स्टिल वो सेलेक्ट कर पाते हैं अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से कि कैसे उनको ट्रांसफॉर्मेंट करना है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। जैसे कि एग्जांपल ये समझो बेटा कि जो इकोलाई होता है वो किसके रेसिस्टेंस होता है, टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम फॉरेन DNA ला देते हैं तो वो अपने इस कैपेबिलिटी को खो देता है, जो कि ट्रांसफॉर्म होने वाला है फर्दर जनरेशन में। लेकिन जो नहीं ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो वो ये चीज़ को नहीं लूज़ करते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे आपके साइट्स दिखाए गए हुए हैं कि ORI कहाँ से शुरू होता है, ROP कहाँ से शुरू होता है, एम्पिसिलिन का कौन सा ये पार्ट है, टेट्रासाइक्लिन का कौन सा है, तो जिसमें आपका BAM-H1 है, SAL-H1, हिंड 3rd, CAL1, ECO-R1, PVU, ये सारी चीज़ हो गया। ठीक है, तो आपके कहाँ से नॉन रिकमेंडेड, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं ना वो कहाँ ग्रो कर जाते हैं, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर जाते हैं, और फिर वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं, ये क्या कहते हैं, मीडियम कौन से, टेट्रासाइक्लिन वाले में। फिर आपके जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो कहाँ ग्रो करेंगे, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन उसमें कोई आपके टेट्रासाइक्लिन नहीं होते। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेंट्स है ना बेटा वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में वो क्या करते हैं, खुद को ग्रो कर लेते हैं, और देन वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, हमारे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। और जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, मतलब जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, एम्पिसिलिन मीडियम में, और वो खुद को कंटेन, उसमें मतलब कोई टेट्रासाइक्लिन का प्रेजेंस नहीं होता है। लेकिन जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होता है वो क्या करता है, दोनों ही मीडियम, मतलब उसके पास आपके जो मीडियम कंटेनिंग होते हैं वो बोथ एंटीबायोटिक्स का प्रेजेंट होता है। तो इस केस में अगर हम देखें, एक एंटीबायोटिक जो होगा वो रेसिस्टेंस जीन उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा उसको सेलेक्ट करने में, ट्रांसफॉर्मेंट्स बनाने में, वेयर एज जो हमारा जो अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, उसके जीन्स को इनएक्टिवेट करने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके क्या हो रहा है, एलियन DNA का इंट्रेंस हो रहा है, और उसको हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में। तो जैसे ही हमारे रिकॉम्बिनेंट्स क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे, क्यों, इनएक्टिवेशन हो जाती है एंटीबायोटिक्स की, तो ये हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमारा साइमल्टेनियसली प्लेटिंग की ज़रूरत होती है। इसमें 2 प्लेट्स लगते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, कल्चर प्लेट मीडिया जो होती है ना वो वाली, मतलब ये बेसिकली लैब वाली है। एक में हमने वेक्टर लिया, उसमें पहले जीन को इंसर्ट कर लिया, एक हमारा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम मतलब उसमें कैसे ग्रो कर रहा है, और एक हमारा टेट्रासाइक्लिन में कैसे ग्रो कर रहा है। तो इससे हमारे अल्टरनेटिव जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं किसमें, हमारे रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट में। किस बेसिस पे, तो वो कैसे प्रोड्यूस कर पाए हमारे कलर, मतलब कलर के प्रेजेंस में कैसे, जैसे क्रोमोजोनिक जो आपके सबस्ट्रेट, तो ये कलर के प्रेजेंस में वो शो भी होते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA जो बन जाते हैं उसको इंसर्ट कर दिया जाता है कोडिंग सीक्वेंस में, वो भी विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, तो बीटा गैलेक्टो
साइडेज के एंजाइम की वजह से। तो इसके रिजल्ट से क्या होता है, तो हमारा इनएक्टिवेशन हो जाता है जीन सिंथेसिस का, इस एंजाइम का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब जो हमारा प्रोसेस्ड जो डीएनए का सेगमेंट बन रहा था उसको क्या कर रहे थे, हम इंसर्ट कर रहे थे। देखो सिंपल भाषा में अगर समझाना तो कैसे ये होता है क्लोनिंग वेक्टर्स। जैसे कि एक प्लाज्मिड हमने लिया, उसमें हमने क्या किया, एक जीन को इंसर्ट किया। जो भी डिज़ायरेबल हमारे जीन थे उससे या तो हमारे एंटीबायोटिक्स हमें प्रोड्यूस करने थे, तो उसको मैंने इंसर्ट किया और वहाँ से वो क्या कर रहा है, उसको प्रोड्यूस कर लेता है। फिर उसी जीन को वहाँ से क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। और फिर इसी जीन को क्या करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट में डीएनए में क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें कोडिंग सीक्वेंस मतलब किस एंजाइम के साथ, तो हमारे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये जो प्रेजेंस होता है ना क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, वो क्या करता है, जो कलर्ड कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मिड का, वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का। मतलब जो कल्चर प्लेट होगी इस पर जब आप स्टेनिंग करोगे तो वो कैसा दिखेगा, आपको ब्लू कलर की अपीयर होगी। और मतलब क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक मिनट, क्रोमोजोन गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज ऑफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया, लेकिन उसमें कोई ऐसा इंसर्ट नहीं दिखाएगा। और प्रेजेंट जो अगर इंसर्ट अगर प्रेजेंट है तो इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा आपके कौन से जीन का, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। और आपके जो कॉलोनीज होंगे ऐसा कोई कलर नहीं दिखाएगा। मतलब अगर कलर शो कर रहा है तो कैसा होगा, आपका ब्लू कलर अगर शो कर रहा है मतलब कि आपके जो जीन है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट हो चुके हैं। और अगर नहीं शो कर रहा है कलर, डैट मीन्स कि ऐसी कोई कॉलोनी फॉर्म नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि क्या रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बनी या नहीं बनी। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसी तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं जीन के साथ, और उसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। पता कैसे चलेगा कि हुआ या ये प्रोसेस फेलियर रहा हमारा। अब जो वेक्टर्स होते हैं हमारे क्लोनिंग जीन्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में अभी तक हमने जो देखा था वो कौन सा था, हमारे बैक्टीरियाज के लिए देखा था। तो जैसे कि इसके लिए आप सरप्राइज हो जाओगे ये जान करके, जो ट्रांसफरिंग जो जीन्स होते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में बैक्टीरिया और वायरस से जो हम करते हैं, वो हमारे बहुत पहले से जा रहा है। जो कि जैसे कैसे हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूकैरियोटिक सेल से, जैसे हमारे जो बैक्टीरिया और वायरस से, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये एक पैथोजन है हमारे डाइकॉट प्लांट्स में, और ये क्या करते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है खुद ब खुद ये जा करके अपने पीस ऑफ डीएनए को क्या कर लेते हैं, डिलीवर कर लेते हैं हमारे प्लांट्स या एनिमल्स में, जिसको लोग टीडीएनए बोलते हैं। और एक नॉर्मल प्लांट सेल को किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्यूमर में। और ये डायरेक्टली ये जो ट्यूमर होते हैं ये क्या करते हैं, केमिकल्स आपके प्रोड्यूस करते हैं पैथोजन के थ्रू। और सिमिलरली जैसे रेट्रोवायरस जो हमारे एनिमल्स में क्या करते हैं, समटाइम्स हमारे एबिलिटी मतलब ये नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, कैंसरस सेल्स में। और जैसे कि और भी अच्छे से समझने का, तो जो ये आर्ट होती है ना डिलीवरिंग, जो भी पैथोजन कर रहे हैं ये यूकैरियोट्स होस्ट में, ये जनरली उसके ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स की वजह से होती है जो उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वेक्टर्स होता है, जो कि आज भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ह्यूमंस के लिए भी कि ये कैसे करते हैं। जैसे कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं हमारे किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, अपने क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में जाते हैं। और कोई भी आपके ऐसे मतलब जो कि ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं स्टिल इसमें अपने मैकेनिज्म को यूज़ नहीं कर पाते हैं जो भी वो चाहते हैं। सिमिलरली अगर देखें तो रेट्रोवायरसेस जो होते हैं ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, डिसआर्म्ड हो जाते हैं। और ये कैसे यूज़ करते हैं, अपने आप के जो भी डिजायरेबल इनके जीन्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे एनिमल सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही अगर जीन आपके क्या हो जाएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट का, जैसे ही उसको क्या करेंगे, लाइगेट किया जाएगा किसके, एक सुटेबल वेक्टर की हेल्प से। तो ये बैक्टीरियल और प्लांट या फिर हमारे एनिमल होस्ट में दोनों में ये ईजिली पहुँच करके और वहीं पर मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मतलब बेसिकली आप अगर इसको समझो तो वेक्टर्स जो इसमें यूज़ हो रहे हैं क्लोनिंग जीन्स क्लोनिंग के लिए, वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस को यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स को और प्लांट्स को। उसके अंदर अपने डीएनए को क्या कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। और जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें हमारे बहुत सारे बीमारियों के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे कैंसर्स हो गया, आपके एड्स में भी इसी तरीके से हो रहा है ना। तो डैट इज़ अ नेचुरल, वो नेचुरल आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो वो नेचुरली प्रोसेस हो रही है। बट हम लोग इसको क्या करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं ताकि हम इससे कोई भी एंटीबायोटिक्स को सिंथेसिस कर लेते हैं। मतलब उसी का प्लाज्मिड यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक ये मेडिसिन बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट कौन होगा, मतलब जो कि अच्छा होस्ट माना जाए, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होती है, मतलब वाटर लविंग होती है। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों,
क्योंकि अगर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फोर्स करते हैं कि वो प्लाज्मिड ले लें, और बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो कॉम्पिटेंट बनते हैं डीएनए को लेने के लिए। तो इससे हम इसको ट्रीट करने के लिए, मतलब इसको कैसे देखा गया, तो कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लिया गया डाइवेलेंट केटायन, जो कि कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम हाँ Mg2+। तो जिसमें क्या हुआ, डीएनए की इफिशियंसी, मतलब जैसे कि इफिशियंसी जो होती है डीएनए की इंटर करने की बैक्टीरिया में थ्रू पोर्स, मतलब उसके सेल वॉल के थ्रू, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो क्या हो जाते हैं, फोर्स हो जाते हैं ताकि वो सेल्स में क्या करे, इंक्यूबेट करे। और हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होते हैं आइस के ऊपर फॉल, जिसके बाद उसमें ब्रीफली 42 डिग्री फिर हीट रख दिया जाता है, मतलब पहले कोल्ड टेम्परेचर फिर हॉट टेम्परेचर, एंड देन वापस से उसको आइस पे रख दिया जाता है, मतलब आइस हीट आइस, ताकि इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेती है और उससे हम फिर क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ अकेला ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम एलियन डीएनए को सेल में डाल सकते हैं, और भी अदर मेथड्स है, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डाल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद दूसरा मेथड जैसे कि प्लांट्स के लिए जो सुटेबल होते हैं वो बम्बार्डेड मेथड होता है। हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो आपके गोल्ड या टंगस्टन कोटेड डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके बायोलिस्टिक्स बोलते हैं और जीन गन बोलते हैं। और जो लास्ट मेथड जो होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़ किया जाता है इसमें डिसआर्म्ड पैथोजन। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसेसेस पढ़ेंगे कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हम लोग क्या किया, कैसे हम डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे उसकी क्लोनिंग बना रहे हैं, वेक्टर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स इट। ओके, सो बाय। अब क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। और अगर कोई सच में अगर पढ़ रहा है तो यू कैन, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, सो बेटा थैंक यू।